नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर हम आपके सामने 5 क्वेश्चन रखेंगे। ये हमने नया शुरू किया है। 5 क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। काफ़ी डिटेल में काफ़ी क्वेश्चन है और फिर जो आंसर भी हम साथ ही देंगे आपको, काफ़ी व्याख्या के साथ आंसर देंगे ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। एक हमने क्लास ली है, उसी क्लास के माध्यम से वहाँ से जो क्वेश्चन हम उठा सकते हैं उन क्वेश्चन को हमने उठाया है और आपके सामने रख रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज की हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज के अंदर जो टॉपिक हमारा है वो पंचायती राज व्यवस्था है। और आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा एक मांग की गई थी गांवों के अंदर जो पंचायती राज जो चुनाव हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि लोगों के हाथ में ही पावर दे दी जाए। तो उसी सीरीज को लेकर, उसी बात को लेकर और उसी हमारी क्लास को लेकर ये टेस्ट सीरीज है जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं पैनल के ऊपर और फिर हम पढ़ के सुनाते हैं उस क्वेश्चन को क्या है, आप आंसर दीजिएगा उसका, फिर हम आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है कि वर्ष 1952 में, ठीक है, वर्ष 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे प्रमुख प्रशासनिक कारण क्या था। ठीक है, जो 1952 में 2 प्रोग्राम चलाए गए थे पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर, उनमें जिस प्रोग्राम की हमने आपसे बात की उस प्रोग्राम के अंदर उसकी विफलता के जो प्रशासनिक कारण था वो महत्वपूर्ण, वो मूल कारण क्या रहा है। क्योंकि सरकार की जो योजनाएं थी वो विफल हो चुकी थी। तभी तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा मांग की गई कि गांवों के अंदर लोगों के हाथों में पावर दे दी जाए। ठीक है, तो आपके सामने अब ऑप्शन है, उन ऑप्शन का आप चुनाव कीजिएगा कौन सा सही हो सकता है। ए है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों का नितांत अभाव था। दूसरा है, जन सहभागिता की कमी और सरकारी तंत्र जो नौकरशाही होती है उसका अत्यधिक हस्तक्षेप हो रहा था लोगों की मतलब जीवन के अंदर। तीसरा था कि ग्रामीण जनता पूर्णतः अशिक्षित होना। और चौथा है, केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को बीच में ही रोक लेना। ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको चुनाव करना है कि सही ऑप्शन क्या हो सकता है। क्या कारण था कि जो सरकार की योजनाएं थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्या कारण था इसका। ये 4 ऑप्शन है, इसमें एक आंसर है। आप आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो उत्तर होगा बी। आंसर बी क्यों है, इसमें 2 महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं। पहला कारण कि जो अधिकारी थे, जो नौकरशाही थी, वो खुद को राजा समझ रही थी। दूसरा, लोगों ने इन योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। जो जन भागीदारी जो महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। आजाद हुए ही थे, लोगों को अधिकार भी पता नहीं था, लोगों के भीतर एक डर भी था। और ज्यादा से ज्यादा जो अधिकारी थे वो अपनी पावर छोड़ ही नहीं रहे थे, वो खुद को राजा ही समझ रहे थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है उसमें यही है। अब इसकी व्याख्या सुनिए आप, आपके सामने व्याख्या रख रहे हैं हम। 1952 और 53 के कार्यक्रम केंद्रीय सेंट्रलाइजेशन पर आधारित थे। यहाँ पे दो शब्द होते हैं, इसको ध्यान से देखना। एक होता है कि डिसेंट्रलाइज और एक होता है सेंट्रलाइज। मतलब कि विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। जब तक पावर है वो केंद्र के हाथ में है तब तक गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, सीधी सी बात है। लेकिन जब पावर गांव के हाथों में चली गई तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जब तक सरपंच के चुनाव नहीं हो रहे थे लोगों को कोई मतलब नहीं था गाँव से। लेकिन जैसे ही सरपंच के चुनाव होने लगे, खड़े होने लगे लोग चुनाव के अंदर, वोट देने के लिए लड़ाइयाँ होने लगी, उसको जिताना है, अपने आदमी को जिताना है, उसको जिताना है। तो ये होती है जन भागीदारी, ये होता है हिस्सा। एक सरपंच को जिताने के लिए कितने कैंडिडेट, कितने मतलब कि उनके चाहने वाले आगे आ जाते हैं, तो ये होती है जन भागीदारी। ये पहले नहीं थी, ये सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए उनमें नहीं थी। लेकिन ये कब आई, जब पावर लोगों के हाथ में दे दी गई। लोगों के द्वारा ही कैंडिडेट को चुनना, फिर उसी कैंडिडेट के द्वारा वहाँ पे चुनाव करवाना, मतलब कि काम करवाना। ठीक है, तो ये चीज है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, जो ध्यान से पढ़िए कि पूरी शक्ति सरकारी अधिकारियों के पास थी जिससे आम जनता की कोई भागीदारी नहीं हो पाई। जब तक स्थानीय लोग निर्णय प्रक्रिया में शामिल, ठीक है, शामिल नहीं होते तब तक वास्तविक विकास संभव ही नहीं था। यहाँ तक ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, जिसकी हमने बात की सेम वही क्वेश्चन निकल के आया है। दूसरा क्वेश्चन जिसकी अभी हमने बात की थी, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को।
इसमें कहा गया कि विकेंद्रीकरण बलवंत मेहता के द्वारा ही पहली बार मांग की गई कि गांवों के हाथों में लोगों का चुनाव होना चाहिए। लोगों का चुनाव होगा, लोग चुनेंगे तो अपना कैंडिडेट, तो अपना व्यक्ति समझेंगे उसको, तो इसमें भागीदारी बनेगी लोगों की। बलवंत राय मेहता का सीधा सा यही था। अब क्वेश्चन यही है कि जो विकेंद्रीकरण की बात थी, उस विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है, उस विकेंद्रीकरण के लिए तो जो विकेंद्रीकरण सेंट्रलाइज कहा गया है, इसको बदलना था। इसको बदलना था किसमें? विकेंद्रीकरण में बदलना था। तो क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता के द्वारा कितने स्तर पर ये मांग की गई, कितने मतलब कितने स्तर पर मांग की गई। तो इसका ऑप्शन आपके सामने हम रखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है द्विस्तर, 2 स्तर पर। दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ स्तर पर। तीसरा ऑप्शन है तृतीय स्तर पर। और त्रिस्तर पर, 3 स्तर पर। और चौथा है 1 स्तर पर। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको चुनना है कौन सा। काफी आसान है, आप सीधा सा कह दो कि ऑप्शन सी राइट है। 3 स्तर पर बलवंत राय मेहता की मांग की गई थी, और उसके बाद जो कमेटी बनाई उन्होंने 2 स्तर पर मांग की थी। लेकिन इसकी व्याख्या देखना आप, व्याख्या आपके सामने हमने रख दी है। व्याख्या में कहा गया है कि समिति ने 3 स्तर का सुझाव दिया था, ग्राम स्तर, जिला स्तर और, देखो यहाँ पे भी एक काफी समझने वाली बात हमारे सामने आती है। समिति ने 3 स्तर का दिया था, एक तो ग्राम स्तर का दे दिया और एक टॉप पर जिला स्तर का दे दिया। लेकिन सिंपल सी बात, उन्होंने जब अध्ययन किया होगा, जब देखा होगा, तो उनके सामने सिंपल आया होगा कि जिला स्तर का पावर अलग, ग्राम स्तर में चुनाव अलग हो रहे हैं, अब दोनों के बीच में समन्वय बिठाना है हमको, तो कैसे बिठाएंगे। तो उन्होंने तीसरे स्तर की बात कर ली, पंचायत समिति, कि जिला परिषद को बताने का काम करेगी, वहां से पैसे लेने का काम भी करेगी, गाँवों के अंदर विकास का काम भी बताएगी, और गाँव में पैसे पहुंचाने का काम भी करेगी पंचायत समिति। तो ये त्रिस्तर का काम किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा बताया गया। आपके सामने हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और इसका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि जो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए थी। जिला परिषद की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन ए है सीधे ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना, मतलब डायरेक्ट ग्राम स्तर पर विकास कार्य को पहुंचा देना। ठीक है, वहां पे ही पूरी रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है कि सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण। ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में कर टैक्स वसूलने की मुख्य संस्था के रूप में और केवल ग्रामीण विवादों को निपटारा करने की न्यायिक इकाई के रूप में। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे कि ऑप्शन सी को वापस देखना एक बार। ग्रामीण स्तरों में कर वसूलने की मुख्य संस्था, यहाँ पे ध्यान लगाना, ऑप्शन में ही आंसर छुपे होते हैं। बलवंत राय मेहता ने टैक्स की कोई बात ही नहीं की थी, गाँव से टैक्स वसूलने का ऐसा कोई बात ही नहीं की गई थी। डायरेक्ट मतलब राज्यों के हाथ में ही पावर रखी गई कि राज्यों के द्वारा ही वित्तीय संसाधन अवेलेबल कराए। तो ऑप्शन सी तो यहाँ पे कट जाता है। ऑप्शन डी देखिए आप, केवल ग्रामीण विवादों का निपटारा करने वाली न्यायिका। अरे ग्रामीण विवादों का निपटारा तो न्यायपालिका कर देगी। ठीक है, या जो पहले आईएएस अधिकारी होते हैं उनके हाथों में पावर दे दी जाती थी, जब वो तो अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो जमींदारों के टाइम की बात है। यहाँ पे सिर्फ निपटारा करने की बात तो हो ही नहीं सकती, तो गाँवों का विकास करना है। दूसरा डी ऑप्शन पे कट जाता है। अब आप ऑप्शन ए देखिए, काटना भी सीखना होगा यहाँ पे। सीधे ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना, सीधे ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का तो त्रिस्तरीय कमेटियां क्यों बनाई गई? डायरेक्ट विकास गाँव के मतलब डायरेक्ट क्रियान्वयन करना है, तो वो एक एक गांव में करना ये मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण। उसके बाद जो व्याख्या देखिए इसकी। क्लास के विश्लेषण के अनुसार जिला परिषद का कार्य एक अभिभावक मॉनिटर की तरह था। ठीक है, जिला परिषद का इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत अपना कार्य उचित ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, न कि स्वयं कार्य करना। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है, इसका काम था नगर परिषद को देखना। और नगर परिषद मतलब जी जिला कलेक्टर, आप समझ सकते हो उससे। तो उनके हाथ में पावर नहीं थी, लेकिन उनको देख रेख का काम दिया गया था। इसीलिए त्रिस्तर की हमने बात की थी कि 3 स्तर होने जरूरी होते हैं। अब आप देखना, चौथा हमारा क्वेश्चन है, जो जिला परिषद का काम मॉनिटरिंग करना था, या ध्यान रखना।
चौथा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को भारत में सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू किया गया। देखो आप राजस्थान से अगर हो ना, राजस्थान से अगर हो तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उसका सबसे पहले, क्योंकि हर एक साथ सभी राज्यों में लागू ही नहीं किया जा सकता। देखा जाता है कि लागू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, विरोध तो नहीं हुआ है इसका, लोग खुश तो हैं या नहीं है। तो इसके लिए तो अगर आप राजस्थान से हो तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ पे ये चीज लागू की गई। ऑप्शन आपके सामने हम रख रहे हैं। ऑप्शन में है 26 जनवरी 1950 नई दिल्ली में, 15 अगस्त 1947 मुंबई में, 2 अक्टूबर 1959 नागौर में और 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन से ही ठीक करना है। सब में राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, एक में ही है जहाँ पे स्थान दे रखा है नागौर, तो इस तरह भी आंसर आ जाता है कि राजस्थान में शुरुआत की गई 1959 के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सरकार की योजनाएं चलाई गई वो 3-4 सालों तक योजनाएं चली लगातार, योजनाएं चली विफल रही, तब जाके कमेटी बनाई 1957 में, और 57 में बनाई तो कमेटी की रिपोर्ट 2 साल में आई, तो 1959 में ये चीजें नागौर के अंदर राजस्थान में लागू की गई, और जो गांव था वो बगदरी बगदरी या बुगदरी गांव नाम था। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम, व्याख्या क्या दे रखी है। व्याख्या सुनना, ये काफी शानदार व्याख्या दी है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार स्त्री व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। यहाँ पे आपको गुरुमूल निहाल सिंह तो राज्यपाल थे, ठीक है, गुरुमूल निहाल सिंह तो राज्यपाल थे, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे, और मोहनलाल सुखाड़िया प्रधानमंत्री थे राजस्थान के। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं ये। इस क्लास के संदर्भ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वास्तविक अर्थ क्या है। देखो हमने क्लास ली है, ठीक है, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लिया गया है, तो काफी अच्छा है, आपको विकेंद्रीकरण का पता चल जाएगा। वास्तविक अर्थ क्या है सेंट्रलाइज का, मतलब डिसेंट्रलाइज का। क्लास की छोड़ो, आप डिसेंट्रलाइज का वास्तविक अर्थ होता है कि कहीं एक, मतलब एक बॉल है ना, बॉल है, एक बॉल होती है, अब उस बॉल जितनी कठोर होती है बॉल, उसको पावरफुल बॉल होती है। जैसे कि हम, कोई घर होता है, अपना परिवार होता है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो काफी कठोर होता है, उसको कुछ भी कह दो लेकिन उसका डिसीजन ही डिसीजन होता है, मतलब पूरी पावर अपने हाथ पास पकड़ के रखता है, चाहे लोग गालियां दे रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पावर उसी के पास रहेगी। लेकिन एक होता है ऐसा परिवार जहाँ पे सभी लोग के हाथों में पावर होती है, कोई कुछ भी कह रहा है तो उसकी बातों पर ध्यान दिया जाता है, गौर किया जाता है, उसकी बात सुनी भी जाती है, और उसको अगर अच्छा हो तो लागू भी की दी जाती कर दी जाती है। ऐसी होती सरकारें। दिल्ली में सरकार ने अपने हाथ में पावर पकड़ के बैठ गई कि जो करूंगा मैं ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और एक होता है कि गाँव में भी पावर दे दी गई, थोड़ी पावर लोगों को भी दे दी गई, थोड़ी पावर दिल्ली में भी बची, थोड़ी राज्यों को भी दी गई, तो पावर को बांट देना। तो बांटने का काम जब किया जाएगा तो वो डिसेंट्रलाइज होगा, और अगर पावर अपने हाथ में रख ली गई तो वो सेंट्रलाइज होगा। ये दोनों चीजें हैं। अब ऑप्शन देखते हैं हम, देखो ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि समझ शक्तियों को केंद्र दिल्ली में निहित करना। देखो सेंट्रलाइज का मतलब तो निहित करना, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं होगा। दूसरा, शक्तियों का केंद्र से ग्रामीण इकाइयों की ओर हस्तांतरण करना, केंद्र से ग्रामीण, तो ये हो सकता है आंसर। तीसरा, केवल सरकारी अधिकारियों को निर्णय लेने की व्यापक अधिकार देना, ये नहीं हो सकता, ये तो वापस पावर के हाथों में दिया जा रहा है। और चौथा, ग्रामीण संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना, ये भी नहीं हो सकता है। ग्रामीणों के हाथों में तो संपत्ति देने की बात आती है, कहाँ पे उनका राष्ट्रीयकरण करने जाओगे आप। मतलब गाँव के हाथ में पावर देनी है, वहां पे गाँव की संपत्ति को छीन के आप केंद्र के हाथों में दे रहे हो, तो ये तो तानाशाही हो जाएगी बिल्कुल ही। तो इसमें आंसर भी होगा, और उसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या हो सकती है। देखो इसकी व्याख्या पढ़ना, विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित न रखकर उन्हें विभाजित करना। जब शासन की शक्ति ग्राम खंड और जिला स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दी गई तो इसे ही वास्तविक लोकतंत्र विकेंद्रीकरण कहा गया। इससे भ्रष्टाचार में कमी और जवाबदेही में वृद्धि सुनिश्चित की गई। ये हमारे पांचों क्वेश्चन थे। डिसेंट्रलाइज था, बलवंत राय मेहता था, और पंचायत राज व्यवस्था के ऊपर थे। काफी शानदार क्वेश्चन है, आपको देख के भी लग गया होगा काफी शानदार, और पूरी पंचायत व्यवस्था का आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में भी आ गया होगा कि पहले बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की शुरुआत की,
2 कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए। सबसे पहले नागौर में शुरुआत हुई। ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने आपके सामने रखे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्लास सीरीज 3 में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।